6 महीने की अनथक मेहनत, कतई बरीत और मुख्तलिफ तजर्बात के बाद आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक ये रबड़ की औरत तैयार है। पर्दा कुशाई करते हैं। इसीलिए लेकर आए थे घर में। मैं तो अब जा रही हूँ। मेरे फारूक का ख्याल रखना। 10 साल का बच्चा है, बिना माँ के बहुत रोएगा। उसका तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। गर्मी उसके मिजाज में बहुत है, लेकिन उसे रोज दही देते रहना, उसकी सेहत ठीक रहती है। और हाँ, जुम्मा दूध वाला ना दूध ठीक से नहीं देता। मेरे फारूक के लिए दूध अपने सामने लेना, बल्कि मेरे ख्याल में ना ममदू गुज्जर वाला है ना, उससे दूध लगवा लो। और हाँ, वो जो अगिया भाजी वाली है ना, उसके 7.25 रुपए रह गए हैं। बड़ी झूठी और मक्कार औरत है, कहीं तुमसे ना ज्यादा ना हैट ले। मैं सबका हिसाब करके जा रही हूँ। मेरी अम्मा को ना तार दे देना, मामू को मत बताना, क्योंकि मैंने कसम खाई थी मैं मरते वक्त उनका चेहरा नहीं देखूंगी। मैं तो अब जा रही हूँ। फारूक के कपड़े ना दर्जी को सिलने के लिए दिए हुए, उसने 15 रुपए मुझसे एडवांस ले लिए। जब बिल दो तो काट लेना। नल की टूटी भी टूटी हुई है और नया सेट है ना, चाय का ले आना, क्योंकि मेरे फारूक को ना पुराने प्यालों से बड़ी चिढ़ है। और हाँ, अब मैं जा रही हूँ। तुम चौथी शादी मत कर लेना। मेरी नायला जो है ना, वो भी 9 साल की बच्ची है, वो सोतन उसे मार डालेगी। 5-6 साल के बाद वो जवान हो जाएगी। अपनी शादी की नहीं, उसकी शादी की फिक्र करना। समझ रहे हो ना मेरी बात? और हाँ, वो चाबियों का गुच्छा ना खानदान में रखा हुआ है। और वो जो तुम्हारा पासपोर्ट और चेक बुक है ना, वो मेरे वॉल ड्रॉप के बाएं जानिब खड़े शेल्फ में लटके हुए भूरे रंग का वो जो कोट है ना, उसके अंदर वाली जेब में है। मैं तो अब जा रही हूँ। और वो जो है ना बंसी राम, उसको ना मैंने अपनी काली साड़ी का मतलब ऑर्डर मंगवाने को कहा था, और उसे शकीला, शकीला कहाँ चली शकीला? ये थी हसन की तीसरी बीवी शकीला। उसकी दास्तान बाद में सुनाता हूँ, पहले कुछ हसन के बारे में और वो तीसरी बीवी की वफात तक पहुंचा कैसे। जनाब हसन एक जर्मन फर्म में 8,500 रुपए तनख्वाह पाता था।
उसका शुमार अपनी फर्म के बेहतरीन अफसरों में होता था। वो बेहद ज़हीन और मुस्तैद कारकुन था। उसे अपने काम से लगन थी, तबीयत खामोशी पसंद थी और लड़ाई झगड़े से बहुत घबराता था। मगर घरेलू जिंदगी से वो हमेशा बेजार रहा। ये उसकी बदकिस्मती थी कि पहली बीवी जो उसे मिली वो बहुत ही झगड़ालू थी। जब तक उसका बस चलता वो अपने शौहर से रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा करती रहती। थोड़े झगड़े को तो हसन भी बर्दाश्त कर सकता था, मगर वो तो झगड़े को लटकाने में माहिर थी। उसने हसन की जान मुसीबत कर दी और वो तंग आकर खुदकुशी की सोचने लगा। वो तो हसन की खुशकिस्मती कहिए कि उसकी खुदकुशी करने से पहले ही उसकी बीवी मुल्क अदम को सिधार गई। बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद ही जैसे कामला अपने तमाम मगरबी आदाब और यूरोपी तालीम भूलकर पुराने टाइप की गिरहस्तन बन गई और बात बात पर चख चख करने लगी और उसने सजना छोड़ दिया, मेकअप बहुत कम कर दिया। हसन की पसंद के कपड़े नहीं पहनती थी। हसन को जिस रंग का कपड़ा पसंद होता, कामला को उसी से चिढ़ हो जाती। उसके बाल जो अब तक ताज़ा तरीन फैशन के मुताबिक सजे संवरे रहते थे, अब नुचे और उलझे रहने लगे। बात बात पर वो नौकरों पर चीख पड़ती। 5 साल में हसन उससे इस कदर आजिज आ गया कि उसने हाथ जोड़कर और पूरा मेहर देकर कामला से तलाक हासिल कर ली। कामला ने बच्ची का खर्च बनवा लिया और उसे लेकर हसन के घर को हमेशा ने कुछ अरसे तक सुख का सांस लिया, मगर आखिर नौजवान आदमी था, कब तक शादी के बगैर रहता। फिर उसने सोचा कि अब के तीसरी बार मैं ऐसी गलती ना करूंगा। अब की औरत लट हो, गंवार हो, पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, आला खानदान से हो या फिर घटिया खानदान से, मैं ये जानता हूं कि घर के सारे झगड़े औरत की हद से बढ़ती हुई गुफ्तगू से शुरू होते हैं। मुझे अपनी तीसरी बीवी ऐसी चाहिए जो कम सुखन हो, अपने काम से काम रखे, बेजरूरत एक लफ्ज ना बोले, बच्चों में और घरदारी में मगन रहे, सोसाइटी में घूमने की और फैशन की दिलदादा ना हो।
और ना ही मेरे दफ्तर के कामों में अहमकाना मशवरे दिया करे। मैं नौजवान आदमी हूं, आला ग्रेड का ऑफिसर हूं, माकूल तनख्वाह पाता हूं। मेरी होने वाली बीवी भले ही गरीब खानदान की हो। मेरी पहली और आखिरी शर्त यह है कि वो कम गो हो, ज्यादा ना बोलती हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यह फैसला करके वो अपनी तलाश में लग गया। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उसने कहा, हर आदमी से उसने अपना माफियोज ज़मीर बयान किया। तलाश बिस्यार के बाद खुरा शकीला के नाम पड़ा, जिसकी कम सुखनी इस दर्जा बढ़ी हुई थी कि अपनी सहेलियों में भी बुद्धू और चप्पू के नाम से मशहूर थी। शकीला न सिर्फ कम सुखन थी बल्कि बेहद गबी भी थी। शक्ल सूरत वाजबी सी। अगर हसन पहले 2 शादियां न कर चुका होता तो शकीला को देखते ही शादी से फौरन इनकार कर देता, मगर वो तो ऐसे तल्ख तजर्बों से गुजर चुका था कि शकीला की ये कबाहतें उसे उसका हुस्न नजर आ रही थी। 1 साल हुआ, शकीला के यहाँ फारूक हुआ। शकीला फिर भी कम सुखन ही रही। यह जमाना हसन के लिए बड़े इस्तराब का जमाना था। उसे कामिला का तल्ख तजर्बा हो चुका था। वो घंटों बड़ी होशियारी से शकीला पर निगाह रखता, ये देखने के लिए कि कहीं शकीला में ज्यादा बातें करने के जरासीम तो पैदा नहीं हो रहे। मगर शकीला बदस्तूर ठुस की ठुस रही और हसन ने इत्मीनान का सांस लिया। दूसरे साल राहीला ने जन्म लिया और जब राहीला 3-4 साल की हो गई और उसने बोलना शुरू किया, यकलख्त ऐसा लगा कि बेटी को जबान मिलते ही माँ को भी जबान मिल गई। जूं जूं वक्त गुजरता गया, राहीला और शकीला दोनों बोलने लगी और बोल बोल कर उन्होंने हसन का नातिका बंद कर दिया। अब वो जाए तो जाए कहाँ। तौन करहन वो अपनी तकदीर पर शाकिर हो गया। उसने अपनी बदनसीबी के सामने हथियार डाल दिए। घर में हर वक्त बुझा बुझा सा रहने लगा। इससे पहले वो हर झगड़े को अपनी संजीदा गुफ्तगू, ठंडी पुरमग्ज बातचीत से निपटाने की कोशिश करता था। लड़ाई झगड़े का किसी हद तक जवाब, मगर अब जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने हथियार डाल दिए और ये तय कर लिया कि यह घर यूं ही चलेगा और इसी नहज पर चलेगा। अब तकदीर से लड़ना फजूल है। घंटों घर में दम साधे पड़ा रहता। शकीला उससे लड़ती, झगड़ती, शिकायत करती, ताने देती। वो सुनी अनसुनी कर देता। अगर बात करने पर मजबूर भी कर दिया जाता तो शकीला की हाँ में हाँ मिलाकर बात खत्म कर देता। शकीला ने अपने शौहर को दबाने के बाद अब पड़ोसियों से झगड़ना शुरू कर दिया। रोज कोई ना कोई दुखड़ा सुनाती। हसन सब कुछ देखता था, सुनता था, मगर बोलता नहीं था। इस्लाह करने की कोशिश भी नहीं करता था। अब वो तकदीर पर काने था। इसी तरह शादी के 13 साल गुजर गए। शकीला की सेहत बहुत अच्छी थी। इन 13 बरसों में उसे बुखार तो क्या, एक बार जुकाम तक न हुआ। इधर हसन भी तंदुरुस्त बदन का सेहतमंद मर्द था। बज़ाहिर इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों में से कोई जल्द मर जाएगा। मगर करना खुदा का क्या हुआ कि 13 साल के बाद शकीला अचानक बीमार पड़ी और 21 दिन बीमार रहने के बाद इस दुनिया फानी से कूच कर गई, यकायक बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर। हसन अपनी उम्र के 40वें साल में फिर आज़ाद हो गया। वो घर के शोर शगफ से इतना उकता गया था कि उसने चौथी शादी ना करने का फैसला कर लिया। फारूक राहीला को उनके दादा दादी के पास भेज दिया और खुद अपने घर में चैन की जिंदगी बसर कर। नहीं भाई, अब मुझे कोई और शादी नहीं करनी। तौबा करता हूं मैं शादी करने से। बहुत अरसे बाद बहुत सुकून में हूं मैं। उफ। हालांकि समाज में तुम उस हैसियत के मालिक हो, एक इशारे में 1 दर्जन से ज्यादा रिश्ते मौजूद हैं। शादी के नाम से ना मुझे हार्ट फेल होने लगता है। कान धरता हूं भाई मैं। थोड़ी बहुत दोस्तें हैं, उनसे ज़रूरियात पूरी हो जाती है। हाँ, मगर घर में औरत का होना भी, खैर छोड़ो। देखो वक्त क्या कहता है। वक्त बदलते बदलते हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। ये मेरे बस की बात नहीं है। ये तो है। खैर देखते हैं क्या होता है। अभी तो लाइफ एंजॉय करने का टाइम है। अब मैं किसी और औरत को लाकर अपने गले का हार नहीं बना सकता। चल भाई, ये भी करके देख ले।
अगर क्वालिटी में किसी किस्म का कोई कमी ना हो तो जनाब हसन साहब, 6 महीने की अनथक मेहनत, कतई बरीत और मुख्तलिफ तजर्बात के बाद आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक ये रबड़ की औरत तैयार है। और ये उतनी ही हसीन और जमील है जितनी आप चाहते थे। आइए पर्दा कुशाई करते हैं। मुलाहिजा कीजिए, ये सिरापा औरत है। ये बस बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, सोच नहीं सकती, लेकिन औरत के रूप, हुस्न जमाल और ताजी का बेहतरीन शाहकार है। हसन साहब, जरा गौर से देखिए। कद 5 फुट 4 इंच, जिस्म मिस यूनिवर्स का तनासुब जो कि दुनिया में स्टैंडर्ड माना जाता है, अंदर का ढांचा बेत की लकड़ी का और ऊपर की पूरी फिटिंग फॉर्म और रबड़ की है। बाहों, टांगों और गर्दन में स्टेनलेस स्टील के स्प्रिंग लगे हुए हैं। स्किन आई मीन जिल्द एक खास किस्म की रबड़ की बनी हुई है, जस्ट लाइक हमारी जिल्द, आपकी जिल्द बिल्कुल इसी तरह की। हाँ, इन जुल्फों की लंबाई और स्टाइल बिल्कुल वही है जो आपने कहे थे, और इसके अलावा भी आपकी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सब की सब इनमें मौजूद हैं। आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं। हमारी कंपनी ने भी ये काम एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया था और हम उसमें कामयाब रहे। शायद इस दुनिया में ये अपनी नौयत की पहली, अब क्या कहूं इसे, रबड़ की औरत, डॉल, बहरहाल हर तरह से नुक्स से दुरुस्त इस रबर की औरत में वो सब कुछ था जो मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ औरतों में कहीं कहीं पर मिलता है, मगर एक जगह किसी औरत में नहीं मिलता। स्प्रिंग इतने अच्छे और बेआवाज लगे हुए थे कि जरा सी जुम्बिश से गर्दन का जाविया बदला जा सकता था, और गर्दन का जाविया बदल जाने से आंखों की पुतलियों का जाविया भी बदल जाता था। ये औरत ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ सकती थी, पलंग पर लेट सकती थी, खड़ी रह सकती थी, जिस पोज में चाहे आप उसके हाथों के जाविये बदल सकते थे। हसन ने बड़ी एहतियात से जांचा, परखा और हर तरह से उसे मुकम्मल पाया। 20,000 रुपए खर्च हुए थे, मगर गोश्त पोस्ट की ऐसी औरत 20 लाख में भी नहीं मिल सकती थी। अपनी सोची हुई स्कीम के तहत उसने सब नौकरों को छुट्टी दे दी थी। इन 6 माह में खुद खाना पकाना सीख लिया था और घर के दूसरे कामकाज में भी शुद्ध बुद्ध हासिल कर ली थी। कितनी खूबसूरत लग रही हो, कितनी हसीन। यूं सोफे पर बैठी हुई, मेरी तरफ देखती हुई,
अपने हाथों से एक कलोरी इनायत भी कर दो। क्या मुलायम कलोरी है, सुभान अल्लाह। भाई कलोरी के फन की नजाकत कोई तुमसे सीखे। वाह, एक और इनायत हो। अच्छा चलो बाद में सही। मैंने तुम्हारा नाम ज़ोहरा तजवीज़ किया है क्योंकि तुम हुस्न जमाल में हूँ बहू ज़ोहरा से मुशाबे हो। तुम्हारी आंखों में एशियाई शर्म है। यूनान के मुजस्मों की रवानी है। हुस्न में स्पेनवी मुसव्विर गोया की मुसव्वरी का लोच है। इसीलिए तुम्हारा नाम ज़ोहरा रखता हूं, ठीक है ना? शाबाश, मुझे पता था कि तुम्हें यह नाम पसंद आएगा। तुम बहुत समझदार औरत मालूम होती हो। मैं तुम्हारा कायल होता जा रहा हूं। अपना कमरा देखोगी? चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। नाम को लेकर एक लंबी बहस छिड़ जाती और हो सकता है कि नौबत मार पिटाई तक आ जाती। एक आध गुलदान टूटता, 7 दिन तक तनातनी रहती। मगर तुम बहुत उम्दा औरत और बहुत सुलझी हुई भी।
फिर इतना खर्चा करके शादी करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा सवाल बिल्कुल फितरी है और मैं दाश्ताएं रखकर देख भी चुका हूं। बहुत खुश था और मगन। दफ्तर में अब उसका मूड बहुत ठीक रहता। अपने काम में भी अब वो मुस्तैद और चुस्ती दिखाने लगा। घर पर भी वो बहुत खुश रहता। जब वो दफ्तर से घर आता तो वो उसे उसी पोज में मिलती जिसमें वो उसे छोड़कर गया था। मुस्कुराते हुए उसका इंतज़ार करती, मुस्कुराते हुए उसका इंतज़ार करते हुए, खामोशी से उसकी राह तकते हुए। भला कौन औरत ऐसा कर सकती है? वो रबर की औरत पाकर बहुत खुश था। उसके घर का सूनापन मिट गया था। तमाम घरेलू झगड़े और खदशे खत्म हो गए थे। रबर की औरत हर हालत में दूसरी औरतों से बेहतर थी। एक तो ऐसी औरत का रंग रूप कभी नहीं बिगड़ता, जिस्म के आज़ा का तनासुब नहीं बदलता। दूसरी औरतों की तरह वो यकलख्त मोटी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो बोलती नहीं। 100 खूबियों की एक खूबी तो यही है। धीरे धीरे वो उससे बहुत मायूस होता गया। अब तो वो घंटों से बातें करता था, कुछ अपनी तरफ से कुछ उसकी तरफ से, खुद ही सवाल करता और खुद ही जवाब भी देता था। हर मामले में उसका पल्ला भारी रहता था। धीरे धीरे उसकी खुद कलामी इस दर्जा बढ़ गई कि अब वो उससे घंटों मसरूफ गुफ्तगू रहता। अब वो खुद एक बातूनी औरत की तरह बातें करने लगा था। गो के उसे अपने इस नए वस्फ का एहसास नहीं था। कभी कभी अगर उसका मूड खराब होता तो वो खुद उस रबर की औरत से झगड़ पड़ता। कितनी देर से तुम जो है गलत सलत कहे चली जा रही हो? मेरी बात भी तो सुनो। तुम्हें मामले को समझना होगा। हाँ तो कहिए ना, आप कब गलत बात करते हैं? समझाइए मुझे, सच्ची बताइए ना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम घर नहीं जा सकती, अपने मैके नहीं जा सकती। तुम जा सकती हो, बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन आज नहीं जा सकती, क्योंकि तुम आज अगर अपने घर चली गई तो कल तुम्हें वापस आने में देर हो जाएगी। और अगर तुम्हें वापस आने में देर हो गई तो कौन लेकर आएगा बाजार से सारा सामान? खाना कौन बनाएगा? क्या होगा? हाँ, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। तो यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। असल में ऑफिस में मेरे बॉस आए हुए हैं जो कि कंट्री हेड है, जर्मनी से आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी खाना ट्राई करना चाहता हूं। तो मैंने वो सब कुछ उससे कह देता जो अपनी तीनों बीवियों से कभी नहीं कह पाता था। जहरा मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती रहती और पलट कर जवाब तक न देती, और हौले हौले हसन का गुबार छट जाता। फाइट किया है, सिर्फ एक दिन की बात है। तुम एक दिन रुक जाओ, कल की दावत के बाद भले तुम एक हफ्ते के लिए अपनी अम्मी के घर चले जाओ। हाँ, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन असल में अम्मी की तबीयत खराब है तो मैं आज जाना चाह रही थी। मुझे थोड़ी देर के लिए ले चले। देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हम अभी ग्रोसरी करने जा रहे हैं। मैं कैसे तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ले जाऊं? अच्छा चलें, फिर मैं ग्रोसरी के लिए रेडी हो जाती हूँ। हाँ ये ठीक है, चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर चलता। आ जाओ, चलो। आई नो सर कि ये बहुत बड़ी और वाइटल डील है। इंशाल्लाह मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। आई विल हैंडल सर इट सर। यस सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अचानक उसकी फर्म ने उसे एक हफ्ते के लिए पेरिस भेजने का फैसला कर लिया। एक फ्रांसीसी फर्म से कुछ पेंट खरीदने की बात एक अरसे से चल रही थी और वो बातचीत एक नाजुक मरहले पर पहुंच गई थी। उसे इस नाजुक मोड़ से निकालकर कामयाबी से इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए
फर्म ने हसन की फिरासत और जहानत पर भरोसा किया था। अगले दिन हसन को पेरिस रवाना होना था। पेरिस जाने के ख्याल से हसन बहुत खुश था। जब वो सोचता कि वो जहरा को एक हफ्ते के लिए छोड़े जा रहा है तो उसे थोड़ा सा मलाल भी होता, मगर फिर पेरिस की गलियों के मनाजिर, वहाँ के कैफ़ों और रेस्टोरेंट्स की ज़िंदगी उसकी निगाहों में घूमने लगता तो मलाल का ये एहसास चंद लम्हों के बाद ही मिट जाता और पेरिस की दिलकश रंगीनियाँ कौसे क़ज़ा की तरह उसके दिल दिमाग पर छा जाती। एक हफ्ते के लिए वो भी खुल खेलेगा, जी भर के दादे निशात देगा। ठीक है, घर में रबर की औरत घर के सूनेपन को दूर करने के लिए मौजूद है, लेकिन पेरिस में जीता जागता हुस्न एक हफ्ते में उसको और बहुत कुछ दे सकता है। एक ताजगी और सुकून, एक हरारत जो रबर में पैदा नहीं की जा सकती। यहाँ पे कुछ सात दिन की तो बात है। 7 दिन के बाद मैं पेरिस से वापस लौट आऊंगा। जोरा, मेरा भी वहां दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बगैर, लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा। ऑफिस का मामला है। अब वैसे हरदम मुझे तुम्हारी याद आएगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तुम परेशान मत हो। मैं 7 दिन के बाद तुम्हारे पास, अपनी जोहरा के पास वापस लौट आऊंगा। यूं समझो कि 7 दिन संजीदा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। फुर्सत ही नहीं मिलेगी कहीं आने जाने की। बस यूं समझ लो कि जैसे दफ्तर जाता हूं और वापस लौट आता हूं, इसी तरीके से पेरिस जाऊंगा और वापस लौट आऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो डाले, मैं एक वफादार शौहर हूं और मैं अपनी जोहरा को कभी धोखा नहीं दे सकता। सात दिन तक तुम इसी बेडरूम में रहोगी। मैं जाते वक्त बाहर से ताला लगा जाऊंगा। दिन में गोरखा पहरा देगा और रात में चौकीदार आ जाएगा। यहां तुम्हें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ओके? मैं जरा बाहर से होकर आता हूं क्योंकि ड्राइवर वेट कर रहा है। उससे सामान गाड़ी में रखवा दो। मैं भी आया। नवाज, ये सामान ले जाओ। हाँ, ये दोनों बैग जो है वो गाड़ी में रखो। ये ब्रीफकेस छोड़ जाना, मैं लेकर आऊंगा। अभी आ रहा हूं बस। अरे पगली, उदास क्यों होती हो? मैं 7 दिन में वापस आ जाऊंगा। 7 दिन होते ही कितने? देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इस बेड पर एक नींद लेकर उठी, बस। अच्छा, मैं चलता हूं। गुड बाय।